गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है सीए नैना टाक और हम बात कर रहे हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की, जिसमें हमने स्टार्ट किया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट क्लास हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे बात कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। पार्टनरशिप, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है कोई भी चीज किसके लिए सूटेबल है, मतलब इसका एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे ये बताइए कि पार्टनरशिप जो है वो कहाँ के लिए सूटेबल होगा। ऑब्वियसली हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, जैसे कि कैपिटल बहुत ही कम मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, ग्रेटर यहाँ क्यों कहा जा रहा है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको मैं अब एसपी रेफर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद में जहाँ वेरिड स्किल्स चाहिए, तो आप याद करिए हमने एसपी में पढ़ा था कि जो डिसीजन मेकर है वो सिंगल पर्सन है, हो सकता है उसको हर चीज में एक्सपर्टीज ना हो, तो उसके स्किल्स भी लिमिटेड है। तो जहां हमें ज्यादा स्किल्स चाहिए और जहां पर हम अपने रिस्क भी शेयर करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे ये रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड देख के कोई नहीं शेयर करना चाहता। यहाँ पर हम सिर्फ रिस्क शेयर करना चाहते हैं। हमें डर लग रहा होता है कि कहीं अकेले बिजनेस करूं और घाटा बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम लोग पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं। रिवॉर्ड्स का सोच करके सब अकेले ही बिजनेस करेंगे, तो इसलिए शेयरिंग ऑफ रिस्क लिखा गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन में आप लोग देखिए, सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन दी गई है वो किस चीज की दी गई है, वो आपको दी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की आपको डेफिनेशन दी गई है, सबसे पहले उस एक्ट का आप नाम और ईयर दोनों चीज देख लीजिए, आपके एग्जाम में काम आता है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हो सकता है पूछ लिया जाए कि जो डेफिनेशन दी गई है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार ये ऐसे भी कर सकते हैं, एक्ट का नाम सेम है बट ईयर अलग है, तो 1932, ठीक है। क्या है ये पार्टनरशिप, ध्यान से सुनिए। पार्टनरशिप मीन्स क्या है, जैसे फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्टीशिप, जिनमें भी शिप वर्ड आता है वो एक्चुअली एक रिलेशन होता है। तो पार्टनरशिप भी क्या है, रिलेशन है। किन के बीच में, आप बोलेंगे पार्टनर्स के बीच में, लेकिन हम यहाँ पर अगर पार्टनर वर्ड यूज ना करें तो बेटर रहेगा। तो किन के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे पर्सन्स के बीच में जिन्होंने अग्री किया है टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने अग्री किया है टू शेयर द प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग की ही बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लॉस में उतना शेयर नहीं लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, ठीक है। किस चीज के प्रॉफिट्स में शेयरिंग है, मतलब एक शेयरिंग वर्ड आ गया। किस चीज की, बिजनेस, यानी एक बिजनेस होना भी जरूरी है। एक ऐसा बिजनेस जो कि हम प्रॉफिट्स कमाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस होना भी जरूरी है, ठीक है। उस बिजनेस को कौन चलाएगा, तो उस बिजनेस को चलाएगा कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे लोग चलाएं या सारे लोग ना चलाएं तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो कोई भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे स्लीपिंग पार्टनर्स के बारे में जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। वापस से सुन लीजिए, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। किसके बीच रिलेशन है, पार्टनर्स के बीच बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे पर्सन्स के बीच रिलेशन है जिन्होंने अग्री किया है, यानी कि एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। जिन्होंने अग्री किया है, क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे, हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। यानी सबसे पहले एक बिजनेस होना चाहिए, उसका मेन मकसद होना चाहिए प्रॉफिट कमाने का, और फिर इन लोगों ने उस प्रॉफिट को शेयर करने का अग्रीमेंट किया हो। ऐसे लोगों के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं पार्टनरशिप। कई बार जब आप डेफिनेशंस को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं तो वो आपको बेटर समझ में आती है, ठीक है। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी चीज के फीचर्स में कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या पार्टनरशिप में कोई लॉ लगता है। मैं आपको याद दिला दूं, एसपी में हमने पढ़ा था, क्या एसपी का कोई फॉर्म करने का लॉ है, तो हमने कहा था नहीं है। यहां पर हम बात करते हैं, बिल्कुल लगता है। यहां लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहां पर लगता है। और पार्टनरशिप किस तरह से एग्जिस्टेंस में आती है, तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीमेंट होना चाहिए, लोग अग्री करने चाहिए, यानी कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब मैं आपको फिर से बता दूं, क्या एग्रीमेंट रिटन होना जरूरी है, ऐसा नहीं लिखा गया है, बस एक लीगल एग्रीमेंट होता है। वो लोग कोई बिजनेस करेंगे, ये भी हमने यहाँ पढ़ा था, एग्रीमेंट होना चाहिए, वो लोग कोई बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस का होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव, जिसका प्रॉफिट वो शेयर करने के लिए यहाँ पर पार्टनर्स बन रहे हैं। तो यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दो पर्सन्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, उन दोनों ने पार्टनरशिप की है, एक तरह से उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया है कि हम लोग को चैरिटेबल
कुछ भी हम बिजनेस करेंगे तो क्या वो चीज पार्टनरशिप में आएगी? तो हम कहेंगे आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया है कि लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए जो कि लॉफुल हो, प्लस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। यानी कि अगर दो लोग बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो फिर वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। तो जो हमारा पहला फीचर है वो किस चीज का है? फॉर्मेशन का। फॉर्म मतलब गवर्न किससे हो रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। दूसरी चीज जो अच्छे क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आपने बिजनेस फॉर्म किया है तो उस केस में वो पार्टनरशिप में नहीं आएगी। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाइबिलिटी। तो बताइए पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी होती है? तो अगेन हम बात करते हैं पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी होती है। एसपी में याद करिए लाइबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड, यानी कि अगर बिजनेस में लॉसेस हुए, अगर बिजनेस के डेट्स ज्यादा हो गए असेट से, तो आपको घर से भी मतलब आपकी पर्सनल लाइबिलिटी भी आ सकती है। वैसे ही पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। ठीक है, एसपी में भी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद की चीज आती है इंपॉर्टेंट कि पार्टनर्स जो हैं वो दो तरह से लायबल हैं, जॉइंटली एंड सेवरली। अब ये क्या है जॉइंटली एंड सेवरली? जॉइंटली तो हमें समझ में आता है कि अगर मानो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, तो अगर मैं इनसे उधार मांगती हूं तो ये दोनों जॉइंटली लायबल होंगे। अगर ये दोनों 1:1 के रेशो में पार्टनर्स हैं, यानी कि तो और अगर मेरी कोई डेट है या जो भी, तो वो आधा आधा देने के लिए लायबल है। चलो जॉइंटली तो समझ में आ गया। तो जॉइंटली का मतलब तो ये हो गया कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको लायबिलिटी चुकानी है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप लायबल हैं। ठीक है, तो फिर ये सेवरली क्या है या इंडिविजुअली क्या है? सेवरली का मतलब होता है कि आपकी अलग लायबिलिटी भी है। कैसे? जैसे अगर मैं 1000 रुपए मांगती हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो हो सकता है एक बार ए को पूरे पैसे देने पड़े इन केस बी नहीं दे सकता है पैसे। हाँ, ये जरूर है कि आप ये बोलोगे ऐसे कैसे, ए की लायबिलिटी तो 500 की थी, बी की भी थी 500 की, तो मैं तो फर्म से मांग रही हूँ ना पैसे, मेरे लिए ये दोनों लायबल हैं, दोनों में से दोनों 500 दे सकते हैं तो दोनों दे दो, नहीं दे सकते हैं तो एक बार ए दे दे और उसके बाद में ए रिकवर कर ले बी से। ये सब ऐसे नहीं होता है जिस तरह से मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ। ये सब थोड़ा जब बाद में बातें आ जाती है, डेट्स चुकानी होती है, कोर्ट कहता है आप लायबल हो, वो वाली बातें हैं। लेकिन लायबिलिटी कैसी है? जॉइंट एंड सेवरल। यानी कि अगर मानो बी, हम ये लेते हैं बी इंसॉल्वेंट ही हो गया, तो बी तो कुछ नहीं दे पाएगा। जब बी कुछ नहीं दे पाएगा तो सारा का सारा बर्डन किस पर आ जाएगा? ए पर। आउटसाइडर्स के लिए ए एंड बी ये फर्म का पार्ट है, वो फर्म से पैसे मांगते हैं तो फर्म को उनको चुकाना पड़ेगा। ए बी अपने अपने रेशो में चुकाएं तो हो गया जॉइंटली। अगर दोनों में से किसी एक को भी चुकाना पड़ जाए, ऐसी कोई नौबत आ जाए, तो वो भी चुकाना पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं सेवरली या फिर इंडिविजुअली। तो जो पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं, लेकिन सिर्फ कब लायबल हैं? जब बिजनेस के असेट्स कम पड़ जाए तब। अगर बिजनेस के असेट्स पूरे पड़ रहे हैं तो इन तक बात नहीं आएगी। ठीक है, डन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग कह दो या रिस्क की शेयरिंग कौन कौन करेगा? तो देखिए ये रिस्क की भी शेयरिंग करते हैं, रिवॉर्ड की भी शेयरिंग करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है, ऑल्दो इसमें एक पॉइंट है जो बाद में बताऊंगी, उसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, अब बताइए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, जनरली क्या होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए? तो म्यूचुअल होनी चाहिए, जॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, जनरली वैसे पार्टनरशिप में डिसीजंस लिए जाते हैं मेजॉरिटी बेसिस पे, क्योंकि अगर ऐसा है कि सबके ही वोट्स हाँ में हो तभी कोई काम होगा, तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। अगर 4 पार्टनर्स हैं तो अगर 3 लोगों ने किसी चीज के बारे में हाँ कर दी है, यानी मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजंस ले लिए जाते हैं। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो आप आगे अकाउंट्स वगैरह में पढ़ेंगे, कि जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं कि कोई पार्टनर नया हमें लेकर के आना है, तो उस केस में हमें यूनानिमस वोटिंग चाहिए होती है, यानी सारे के सारे लोग हाँ करेंगे तो ही जो है हमारा मतलब इस चीज का डिसीजन ओके होगा, अदरवाइज हम नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। तो ठीक है, उतना कुछ आपके इसमें नहीं है कोर्स में अभी, बट आप ध्यान रखिए डिसीजन मेकिंग कैसी है, जॉइंट। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। याद करो हमने एसपी में क्या पढ़ा था कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी है। ऐसा है कि बिजनेस जो है वो नहीं चलता, क्योंकि जब भी किसी को कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर बिजनेस बंद हो जाता है या अफेक्ट हो जाता है ना, इंसैनिटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीजें। अब यहाँ भी तो ऐसा ही है, एक फर्म है, उसके अंदर पार्टनर्स है, उन पार्टनर से मिलकर के फर्म बना है। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों से मिलकर के फर्म बना है। ठीक है, तो अगर मानो सी को कुछ हो जाता है तो क्या होगा?
तो उस केस में ये कहते हैं कि अगर किसी भी पार्टनर को, एनी पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर को कुछ भी, जैसे डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी और कुछ अगर ऐसा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूटी अफेक्ट होती है। लेकिन अब आप मुझसे पूछो ए और बी साथ में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो देखिए, ये जो एग्रीमेंट आपके बीच हुआ था वो ए, बी, सी 3 लोगों का हुआ था। अगर ए और बी को करना है तो उनको फिर एक फ्रेश एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो ये बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो तो बिल्कुल अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बड़ा इजीली बन सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, मिनिमम तो आपको पता है, कम से कम 2 लोग जब तक नहीं होंगे तब तक पार्टनर्स कैसे बनेंगे, तो मिनिमम तो 2 है। अब मैक्सिमम में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 100 होते हैं या 50 होते हैं। देखिए, जब कंपनीज एक्ट बनाया गया तो उसके सेक्शन 464 ने तो कह दिया कि 100 होने चाहिए, लेकिन साथ में एक लाइन और डाल दी, जो कि हम लॉ में वैसे ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट टू रूल। अब ये सब्जेक्ट टू रूल क्या होता है, जब भी ये वर्ड सब्जेक्ट टू कहीं पे डाल दिया जाता है उसका मतलब होता है हमारी तरफ से तो मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, बाकी आप उनसे पूछो, यानी रूल से पूछो। अगर रूल कहता है 100 की लिमिट में, 100 से ज्यादा तो रूल भी नहीं जा पाएगा, मैक्सिमम 100 है, लेकिन अगर रूल कहता है कि नहीं मैक्सिमम 70 कर दो, मैक्सिमम 60 कर दो, तो वो मान लेना। तो फिर रूल कौन प्रिस्क्राइब करता है, रूल प्रिस्क्राइब करती है सीजी। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने रूल के अकॉर्डिंग, जो कि रूल नंबर 10 है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 का, ये भी आपकी बुक में क्योंकि दे रखा है तो देख लीजिएगा, कंपनीज रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग जो इन्होंने लिमिट कर रखी है वो कर रखी है 50 की। यानी कि जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 50। तो एट प्रेजेंट अभी क्या है, अभी मिनिमम 2 है, मैक्सिमम है 50। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो हाँ, कंपनीज एक्ट ने आपको परमिशन अप टू 100 दे रखी है, सब्जेक्ट टू रूल्स ने कर रखा है 50। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। जो आपका बिजनेस है उसमें होती है, जो आपकी पार्टनरशिप है उसमें होती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, हम म्यूचुअली एक दूसरे के एजेंट हैं। मतलब ए जो भी काम करेगा उससे बी और सी बाउंड होंगे, बी जो भी काम करेगा उससे ए और सी बाउंड होंगे, और सी जो भी काम करेगा उससे ए और बी बाउंड होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ए काउंटर पे बैठा हुआ था उस टाइम पे अगर कोई पर्सन आता है और मानो कोई भी सेल्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई उधारी हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, मैं सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, ए ने अगर मानो 3000 रुपए उधार ले लिए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, पर्सनल नाम में नहीं, फर्म के नाम पे लिए हैं, तो बी और सी भी उसको चुकाने के लिए लायबल होंगे। यानी यहाँ पर ए एजेंट की तरह काम कर रहा है, एजेंट काम करता है, प्रिंसिपल उस किए हुए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ए एजेंट है और बी और सी कौन हो गए, प्रिंसिपल। यानी ए जो भी काम करके आएगा बी और सी उससे बाउंड होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ होती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यानी हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। एज प्रिंसिपल वो क्या करता है, ये क्वेश्चन बनेगा तो शायद कहीं पे गलती हो सकती है। एज प्रिंसिपल आप बाउंड होते हो या बाउंड करते हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना, एज प्रिंसिपल हम बाउंड होते हैं। जब हम एक्ट कर रहे हैं एज प्रिंसिपल तो काम दूसरा कर रहा है, हमारा एजेंट काम कर रहा है, लेकिन उस काम की जवाबदेही हमारी है, बाउंड हम भी हो रहे हैं थर्ड पार्टी से। एज एजेंट आप क्या करते हो, एज एजेंट मैं रिप्रेजेंट करती हूँ मेरे पूरे फर्म को, और मैं जो भी करके आऊंगी उससे मैं बाइंड करूंगी मेरे बाकी पार्टनर्स को, या फिर ये कह दो कि मेरे फर्म को। तो एज प्रिंसिपल ये ध्यान रखना, एज प्रिंसिपल हम बाउंड होते हैं और एज एजेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम बाइंड करते हैं सामने वालों को, मतलब फर्म को और बाकी पार्टनर्स को। ठीक है, अदरवाइज अगर ये म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल ना होता तो ये होता कि ए कह देता, ए अगर 3000 की उधारी ले लेता किसी से, मिस्टर एक्स से, और बाद में कह देता बी और सी को पता ही नहीं था, तो ये चीज तो हम पर एप्लीकेबल ही नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता, ए बी या सी कोई भी जो भी एक्ट कर रहा है अपनी पावर्स में, तो वो म्यूचुअल एजेंसी है, तो यानी कि वो सबके सब लोगों के लिए बाइंडिंग होगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इजी टू फॉर्म मैरिट्स। नेक्स्ट आता है हमारा मैरिट्स। अब ये मैरिट्स में क्या आ रहा है, मैरिट्स में आ रहा है हमारी कुछ ऐसी चीजें जो कि पार्टनरशिप को एक अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाती है। सबसे पहले तो फॉर्मेशन कैसा होता है, देखिए सिर्फ सिंपल आपको एग्रीमेंट ही करना पड़ रहा है, जिसमें भी आपको किसी ने नहीं बोला कि आप रिटर्न एग्रीमेंट कीजिए।
रजिस्ट्रेशन के बारे में तो हमने कोई बात ही नहीं की कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कहीं पे जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जैसे कंपनीज को करवाना कंपलसरी है। तो यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसको बनाना और बंद करना दोनों ही काफी इजी है। सेकंड, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि दो भी लोग अगर यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए हैं तो डिसीजन मेकिंग हो जाती है बैलेंस। मतलब ए किसी एरिया में एक्सपर्ट है, बी किसी एरिया में एक्सपर्ट है, सी किसी एरिया में एक्सपर्ट है, तो वो लोग मिल करके डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि एसपी में फंड्स बहुत कम थे, आप अकेले थे, अब जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, अप टू 50 तो आपको अलाउड ही है, तो आपके फंड्स भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। रिस्क शेयर हो जाता है, रिवॉर्ड भी ऑल्दो शेयर हो जाता है, पर फायदे की बात यह है कि रिस्क शेयर हो जाता है। और सीक्रेसी, देखिए अगेन मैंने आपको बताया था एसपी में तो आपको किसी को भी नहीं बताना पड़ता, तो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको बताना है बट अपने पार्टनर्स के बीच बीच में ही डिस्क्लोज करना है, उससे ज्यादा बाहर जाकर के कुछ पब्लिश नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर भी जो आपके अकाउंट्स हैं, जो आपके मैं बोल सकती हूँ कि फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, वो आपके रहेंगे सीक्रेट। ठीक है। लेकिन कुछ आती है फिर आगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? एक तो वही लिमिटेशन जो एसपी में थी, हमारी लाइबिलिटी तो आज भी अनलिमिटेड है। हमारी लाइबिलिटी अभी भी कैसी है? अनलिमिटेड है। जॉइंटली एंड सेवरली वी आर लाइबल टू थर्ड पार्टीज। ठीक है। सेवरली भी हम लाइबल हैं, हमें पे करना ही पड़ेगा सामने वालों को, थर्ड पार्टीज को, लेकिन ये है कि हम उनसे वापस रिकवर कर सकते हैं। हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मैंने इसके बदले में जो ये पैसे दिए वो रिकवर किए जाए, या कोर्ट तक बात ना पहुंचे तो आप आपस में भी ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड सोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, बस इतने ही तो लोग हैं। अगर आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा है तो वहां तो लाखों इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ तो 50 ही हैं, तो आपके पार्टनर्स भी लिमिटेड होंगे और आपका इन्वेस्टमेंट भी कितना होगा? लिमिटेड। नेक्स्ट आपका आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए जहां पर 1 से 2 लोग हो जाएंगे वहां पर झगड़ों की संभावना हमेशा बनी हुई रहती है, इसलिए जो आपके पार्टनरशिप है इसमें भी पार्टनर्स के बीच में झगड़े की संभावना रहती ही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगेन मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट वगैरह वगैरह की वजह से पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो पूरा एक तरह से एक बार के लिए तो वो पूरा अफेक्ट हो ही जाता है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको फ्रेश एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लास्ट आपकी डीमेरिट आती है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक को क्यों भरोसा नहीं है? पब्लिक को इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि आपने तो सारी चीजें सीक्रेट रखी है, आपने बताया ही नहीं है, आपने एनुअली पब्लिश ही नहीं किया है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का आप उतना भरोसा नहीं जीत पाते हो जितना कंपनीज। पब्लिक को ये लगता है कि क्या पता आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप में जो फेथ है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस है, वो कम करती है। चलिए, ये हमने बात कर ली पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप के फीचर्स, उसकी मेरिट्स और उसकी डीमेरिट्स। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, बहुत सारे टाइप के पार्टनर्स हैं, मतलब बहुत सारे टाइप में, यहाँ पर मेनली आई थिंक 6 टाइप्स हो जाएंगे। पहले हम बात करते हैं इन 2 के बारे में, एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। ये क्या है? सबसे पहले कुछ ऐसे हम लोगों ने बेसिस ले लिए हैं जिनसे हम इन सबको पढ़ेंगे। तो जैसे पहला बेसिस है कि कोई पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा। बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की। एक्टिव पार्टनर पैसा लगाएगा बिजनेस में। क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। नॉर्मल पार्टनर है, बिल्कुल जो हम जनरली बात करते हैं वही है, पैसा भी लगाता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, जो भी फायदा नुकसान होता है उसको भी शेयर करता है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो ये तो वही है जो अभी तक बताया गया था। नई बात कहाँ है? नई बात है यहाँ स्लीपिंग पार्टनर में। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा पार्टनर है? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो कि पैसा भी लगाता है, फायदा नुकसान भी शेयर करता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी उठाता है। तो फिर क्या नहीं करता? स्लीपिंग, वो सो रहा है, यानी कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो सिर्फ एक पॉइंट है जो इससे डिफर करेगा, और वो क्या है? नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी वो आकर के आपके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसके अलावा वो बाकी सब चीजें कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर कर रहा है, लाइबिलिटी भी ले रहा है अनलिमिटेड। ठीक है।
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मतलब क्या, मतलब जिसके बारे में आपको ही नहीं पता। ऐसा पार्टनर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, हमें ही नहीं पता तो हम एग्रीमेंट कैसे करेंगे। तो फिर सीक्रेट पार्टनर कौन हुआ? सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जो कि हमें तो पता है पर पब्लिक को जिसके बारे में नहीं पता। जैसे मानो मैं कहीं पे पार्टनर बन जाऊं बट पब्लिक को मैं ना बताऊं, मतलब दुनिया को ना पता हो कि मैं वहां पर पार्टनर हूं, ठीक है। तो क्या ऐसा पार्टनर जो सीक्रेट पार्टनर है वो कैपिटल लगाएगा, मतलब पैसा लगाएगा? बिल्कुल पैसा तो लगाएगा। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, हाँ जनता को नहीं पता चल रहा है लेकिन वो अपना अंदर इंटरनल अफेयर्स में तो पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पब्लिक को नहीं पता है आप पार्टनर हो या नहीं हो, लेकिन आपकी लायबिलिटी फिर भी अनलिमिटेड होगी। जो भी डील्स हो रही हैं उनसे होने वाला फायदा, नुकसान, और इनकेस डेट्स वगैरह बढ़ जाती है तो आपकी भी लायबिलिटी पर्सनल आ सकती है। तो ये ध्यान रखना, सीक्रेट पार्टनर की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। डन। नेक्स्ट हम आते हैं नॉमिनल पार्टनर पर। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर कौन है? नॉमिनल यानी नाम का पार्टनर। नाम का पार्टनर मतलब, नाम का पार्टनर मतलब बस नाम के लिए वहां पार्टनर है, तो सिर्फ नाम के लिए है। मतलब क्या पैसा नहीं लगाएगा? नहीं, पैसा नहीं लगाएगा। प्रॉफिट लॉस नहीं शेयर करेगा? नहीं, प्रॉफिट लॉस भी नहीं शेयर करेगा, सिर्फ नाम का पार्टनर है वो। क्या मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। ये कौन है फिर नॉमिनल पार्टनर, और क्यों है ये बस यहाँ पर अपना नाम यूज करने के लिए दे रहे हैं। हो सकता है एक बड़ा पर्सन है जिसके नाम से काफी सारे लोग मे बी उस बिजनेस से इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ऐसा कुछ उसने अपना सिर्फ नाम दे रखा है, ना वो पैसा लगा रहा है, ना वो कुछ प्रॉफिट लॉस ले रहा है। तो ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं जिनका सिर्फ नाम यूज किया जाता है वो पार्टनर्स है नॉमिनल पार्टनर। अब मुझे ये बताइए, नाम दिया है इसका मतलब आपको पता है कि एक बहुत बड़ा आदमी है मिस्टर एक्स, जिसने इस फर्म का पार्टनर है, आपको पता है। जब वो इस फर्म का पार्टनर है और हो सकता है आपने उसकी गुडविल पे, आपने उसकी अच्छी इमेज पे इस फर्म के साथ डील की हो, कल को आपको कोई नुकसान हो जाता है, कल को आपकी कोई डेट है जो वो लोग नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या वो मिस्टर एक्स लायबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई उसने अपना नाम दिया है, लोगों ने उसके नाम पे ट्रस्ट किया है, तो क्या वो लायबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए बाकी सब कुछ तो नहीं होता, ना कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है, ना प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होती है। देखिए लायबिलिटी अनलिमिटेड अभी तक सबकी है, एक्टिव पार्टनर की भी है, स्लीपिंग पार्टनर की भी है, सीक्रेट पार्टनर की भी है और नॉमिनल पार्टनर की भी है। लायबिलिटी इस पर भी आएगी ही, क्योंकि इसने अपना नाम दिया है, लोगों ने इसके नाम पे ट्रस्ट करके डील्स की होंगी, तो इसलिए इसकी भी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये कौन है पार्टनर बाय एस्टॉपल? एस्टॉपल वर्ड को आप इस तरह से याद कीजिए, मतलब मैं इसी तरह से याद रखती हूं कि एक बार अगर आपने कह दिया कि मैं पार्टनर हूं, जता दिया कि मैं पार्टनर हूं, तो बाद में एस्टॉपल, इसमें एक स्टॉप वर्ड आ रहा है ना, बाद में यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट। एक्चुअली इसकी यही डेफिनेशन होती है। एक बार अगर आपने अपने खुद के इनिशिएटिव से, अपने खुद के कंडक्ट से, अपने खुद के बिहेवियर से ये जता दिया, ये इंप्रेशन दे दिया सामने वाली पार्टी को कि आप एक पार्टनर हैं, तो बाद में आप इस बात को मना नहीं कर सकते और बाद में आपको पार्टनर मान लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं डेट्स के लिए जहां पर आपने ये पार्टनर बाय एस्टॉपल वाली चीज की है। मतलब आपने जहां पर ये इंप्रेशन दिया है कि मैं पार्टनर हूं और आपके इंप्रेशन पे किसी ने इस फर्म के साथ में डील कर ली है, तो फिर आप भी उस डेट के लिए लायबल हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? क्योंकि इसी के जैसा एक और है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब देखो मैं दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपल में क्या है। हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन खुद से तो ये नहीं जता रहा है कि मैं यहाँ पार्टनर हूं, लेकिन वो जो बाकी पार्टनर्स बैठे हैं, सपोज आप अपने फ्रेंड की एक शॉप पर गए, वहां पे जो भी वो 2-3 पार्टनर्स बैठे हैं और कोई उनकी डील चल रही है और आप भी वहां उनके साथ में जाकर के बैठ गए और वो लोग आपका नाम लेकर के ये कह रहे हैं कि अरे ये है ना, ये हमारे पार्टनर हैं और इनकी तो आपको इमेज पता ही है। मतलब वो आपको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज पार्टनर और आप मना नहीं कर रहे हो। फिर से सुनिए, यहाँ आप खुद कह रहे हो कि मैं पार्टनर हूँ, खुद जता रहे हो अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर से, जैसे कि आप भी उस डील में नेगोशिएट कर रहे हो, आप भी इस तरह से सारा इंप्रेशन दे रहे हो खुद कि मैं पार्टनर हूँ।
तो भी आप बाद में मना नहीं कर सकते, दैट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। यहाँ पर आप नहीं कह रहे हो, लेकिन आप अलाउ कर रहे हो दूसरों को कि वो आपको रिप्रेजेंट करे एज पार्टनर, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पार्टनर है, और आप मना नहीं कर रहे हो कि नहीं मैं नहीं हूं। तो उस केस में भी आप इन उस डेट के लिए जिसमें सामने वाले पर्सन ने उस रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा करके उनके साथ डील की थी, उस डेट के लिए आप पर्सनली लायबल हो जाओगे, मतलब आप भी लायबल हो जाओगे। ठीक है, तो पार्टनर बाय एस्टॉपल में सामने वाला पार्टनर बाय एस्टॉपल में आप खुद जता रहे हो, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में कोई और आपको होल्ड आउट कर रहा है, कोई और आपको कह रहा है कि आप पार्टनर हो, ऑल्दो आप नहीं हो, और आप मना भी नहीं कर रहे हो। तो उस केस में फिर उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे अगर सामने वाले ने कोई डील की है, कोई डेट्स हो गई है, तो उसके लिए आप भी लायबल होगे। यहां तक आई होप आपको समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट, पार्टनरशिप के टाइप्स। ये सिंपल है। सबसे पहले आता है आपका पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब है ऐसी पार्टनरशिप जिसमें आप लोगों ने ये सोच रखा है कि ये पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक कि हम चाहेंगे। ठीक है, तो ये वो पार्टनरशिप है जो तब तक चलती है जब तक कि आप चाहते हो, और जैसे ही आप सोचते हो कि नहीं अब मुझे यहाँ पार्टनर नहीं रहना, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तो जैसे ही आप नोटिस ऑफ विड्रॉल देते हो वैसे ही ये आपकी जो पार्टनरशिप है ये टर्मिनेट हो जाती है। यानी जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक पार्टनर्स हैं, जब चाहें कि हम विड्रॉ कर लें तब वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। इसी तरह की एक और पार्टनरशिप है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें आपको दो वर्ड्स ध्यान रखने हैं। ऐसी पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की गई हो, कि भाई ये प्रोजेक्ट हो जाए बस तब तक के लिए हम पार्टनर हैं, या फिर ये टाइम जैसे 1 साल 2 साल के लिए बस इतने के लिए हम पार्टनर हैं, उसे हम कह रहे हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एट विल का मतलब कोई भी पार्टनर नोटिस दे करके निकल सकता है, पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। आपकी मर्जी है तब तक रहो, आपकी मर्जी है तब चले जाओ, पार्टनरशिप खत्म। दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें 2 चीजें आती है, या तो कोई प्रोजेक्ट या कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, बस तब तक के लिए पार्टनरशिप है, उसके बाद में अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब 2 और टाइप की हमारी पार्टनरशिप्स हैं। वो पार्टनरशिप्स हैं हमारी लायबिलिटी के बेसिस पे। तो लायबिलिटी के बेसिस पे कौन सी 2 टाइप की पार्टनरशिप्स हैं? लायबिलिटी के बेसिस पे कौन से 2 टाइप की पार्टनरशिप्स हैं? एक तो है हमारी जनरल पार्टनरशिप और एक है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब इनमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप की। जनरल पार्टनरशिप मतलब जो नॉर्मल हम लोगों ने पढ़ी है वही हमेशा वाली, जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स होते हैं, फर्म रजिस्टर्ड नहीं होता है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशनशिप होता है। अगर किसी की भी कुछ डेथ वेथ वगैरह होती है तो उससे सारे लोग अफेक्ट, मतलब पूरा फर्म अफेक्ट होता है। ये तो थी जनरल, जो हमने पढ़ा ही तो वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब नया क्या है? नया है ये लिमिटेड पार्टनरशिप। वैसे तो हम लोग आजकल LLP पढ़ते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसका एक सेपरेट एक्ट है और पूरा सब कुछ उसमें है, लेकिन ये जो आपके NCERT में दे रखा है इसके अकॉर्डिंग है लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसमें क्या है, जिसमें ये कहते हैं कि इस तरह की पार्टनरशिप है जिसको पहली चीज तो आप लोग रजिस्टर्ड करवा लो, पहली चीज तो आप लोग क्या करो, रजिस्टर्ड करा लो। अब इसमें खास क्या होगा, नाम है लिमिटेड, यानी लायबिलिटी भी कैसी होगी, लिमिटेड, लेकिन हम तो कह रहे थे कि अनलिमिटेड होती है, तो इन्होंने एक तरीका निकाला, इन्होंने बोला कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी सबकी आप लिमिटेड रख सकते हो। ठीक है, अब जो अनलिमिटेड जिसकी लायबिलिटी है उसको तो ये सारी सुविधाएं मिलेगी, मतलब क्या, वही जो नॉर्मल है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, और जो भी है मतलब उसके होने ना होने से फर्क भी पड़ेगा, सब चीजें। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर है, यानी वो वाला पार्टनर जो कि कह रहा है कि बस मेरी लायबिलिटी इसी हद तक है, इससे आगे मेरी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, उसको ना तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन का राइट होगा, ना उसकी कोई प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप होगी, मतलब ना ही उससे पार्टनरशिप जो है उसके जाने से अफेक्ट होगी। तो
तो जो लिमिटेड पार्टनर है उसी के लिए लिमिटेड हम लोगों ने राइट्स कर दिए हैं, बाकी जो है अनलिमिटेड पार्टनर्स उनके लिए तो वही सेम है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो ये दो टाइप इन्होंने लायबिलिटी के बेसिस पे दिए, जनरल और लिमिटेड। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है ये एक्चुअली दो बेसिस पर है। एक ड्यूरेशन के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ ली, एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एट विल वाली वो जब मर्जी छोड़ के चले जाओ, पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा पर्टिकुलर, जो कि या तो किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए या किसी स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए आप जो करते हो वो पर्टिकुलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ये दो होती है, एट विल और पर्टिकुलर। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, एक लिमिटेड लाइबिलिटी जो हम एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो हम पढ़ते ही हैं, और एक लिमिटेड लाइबिलिटी जिसमें एक पार्टनर कम से कम कौन सा होना चाहिए, अनलिमिटेड वाला, और बाकी सारे कौन हो सकते हैं, लिमिटेड वाले। ये आपके टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ये दो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ये दो हैं। हो सकता है इसमें से अगर मानो क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन विच ऑफ दीज आर नॉट द टाइप ऑफ पार्टनरशिप, एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिर ऐसा कुछ ऐसा ही नाम देने के, स्पेसिफाइड पार्टनरशिप। तो आपको नाम पता होना चाहिए, एट विल और पर्टिकुलर, बस ये दो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड में इतना कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए। पार्टनरशिप डीड क्या है, देखो पहले मैंने ये बताया है आपको कि वैसे तो ये जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो वो रिटर्न ही हो, वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है, दोनों ही टाइप्स हो सकते हैं। रिटर्न होना कोई जरूरी नहीं है, पर अगर रिटर्न हो तो वो अच्छी चीज है। क्यों, कल को लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो एक वो एग्रीमेंट जो है वो एक बेस की तरह काम करता है, एक एविडेंस की तरह, एक प्रूफ की तरह काम करता है कि अच्छा हमारे बीच में ये शर्तें तय हुई थी। तो पार्टनरशिप डीड में वैसे तो ओरल या रिटर्न कैसा भी एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं तो इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या कह देते हैं, डीड। ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट जो कि स्पेसिफाई करे पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि इस पार्टनरशिप को किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे गवर्न किया जाएगा, ऐसे रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, डीड। तो यानी डीड क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट है, बस सिंपल। तो डीड क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट है। डीड में क्या क्या लिखा जाता है, आप सोचिए क्या लिखा जाता होगा, फर्म का नाम लिखा जाता होगा, कहाँ है, क्या बिजनेस कर रहा है, अगर इसकी कोई स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है तो वो किसने कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोगों का क्या होगा, क्या क्या ड्यूटीज लाइबिलिटीज वगैरह होगी, ड्रॉइंग्स, सैलरीज, एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह किस तरह से हो पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। और फिर याद करिए अकाउंट्स में आपका एक पूरा इस पे टॉपिक होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये माना जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये नहीं है ना, तो वो वाली चीजें। अदरवाइज ये सब लिखा जाता है, डिसोल्यूशन कैसे होगा, ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग किस में लिखते हैं, ये हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। कैसे अकाउंट्स बनाएंगे, कैसे डिस्प्यूट सेटल करेंगे, ये सब चीजें हम किस में लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड में। तो इसमें जो मुझे बहुत ज्यादा काम की चीज लग रही है वो ये है कि रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग डीड कहते हैं, और थोड़ा बहुत आप गो थ्रू कर लीजिए कि इसके कंटेंट्स क्या क्या है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, मतलब आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। देखो मैंने आपको बताया था एसपी में तो नहीं है, पार्टनरशिप में भी मैंने आपको बोला कि फर्म का रजिस्ट्रेशन एज सच कोई जरूरी नहीं है, कंपनी में जरूरी होता है, रजिस्ट्रार के पास हम कराते हैं। यहाँ बताइए क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो कैसा है, ऑप्शनल है। अच्छा अगर मानो मैं रजिस्टर कराना चाहूँ हमारे फर्म को तो मैं कहाँ रजिस्टर कराऊं, तो इन्होंने बता दिया एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है। तो कहाँ वाले रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार तो हर स्टेट में है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, जहां पे आपका फर्म सिचुएटेड है उस स्टेट वाले रजिस्ट्रार को आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्यों कराऊं फिर मैं रजिस्टर, जब जरूरी भी नहीं है तो फिर क्यों मुझे रजिस्टर करवाना है। देखो पहली बात तो जैसे ही आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस हो जाएगा कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी बात कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो क्या होता है, तो देखिए सबसे पहली चीज, अनरजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, वो फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। यानी ये जो पार्टनर्स हैं ये पार्टनर्स फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। तो क्या फर्म केस फाइल कर सकता है पार्टनर्स के अगेंस्ट, नहीं, फर्म भी पार्टनर्स को सू नहीं कर सकता। अच्छा पार्टनर्स फर्म को सू नहीं कर सकते, फर्म पार्टनर्स को सू नहीं कर सकता, क्या फर्म
थर्ड पार्टीज को सू कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म थर्ड पार्टीज को भी सू नहीं कर सकता। तो फिर क्या थर्ड पार्टीज फर्म को सू कर सकती है? हाँ, थर्ड पार्टीज जो है वो फर्म को सू कर सकती है। मतलब फर्म अपने नाम में सू नहीं करेगा, फिर वो इंडिविजुअल पार्टनर्स और वो उस तरह से होता है, लेकिन थर्ड पार्टीज जो है वो फर्म को इसके नाम पे सू कर सकती है। अब देखिए, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स फर्म के, क्योंकि फर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, लॉ के आइज में फर्म है ही नहीं, तो पार्टनर्स फर्म पे केस नहीं कर सकते, फर्म पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकता, फर्म थर्ड पार्टीज पे भी केस नहीं कर सकता। बट थर्ड पार्टीज जो है वो तो फर्म पे केस मतलब उस तरह से कर लेती है तो वो केस कर सकती है, और फर्म हाँ पार्टनर्स पे भी केस नहीं कर सकती।